संवैधानिक और नैतिक दिवालियापन भी विपक्ष का सामने आया है। सबसे पहले उजागर करने की बात है, जो 3 किसानों के कानून आए हैं, उसके मद्देनजर विपक्ष कहता है कि हम जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है संविधान के तहत, उसका बॉयकॉट करेंगे। तो पहला बिंदु तो मैं ये उठाना चाहूंगा, ये वही विपक्ष है जो कुछ समय पहले तक कह रहा था संसद का सेशन होना चाहिए, और जब संविधान की शपथ लेके हर सांसद ये कहता है कि मैं केवल संविधान का पालन नहीं करूंगा, मैं संविधान की रक्षा भी करूंगा। तो आज ये प्रश्न पूरा देश पूछ रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण अनुच्छेद 87 केवल आपके ऊपर एक दायित्व नहीं देता है। जिन लोगों ने आपको चुना है और संसद भेजा है, वो भी ये उम्मीद करते हैं कि संविधान की रक्षा आप करेंगे, और सत्र से पहले ये जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है, इसमें आपको सम्मिलित होना आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इससे पहले भी याद करिए, जब देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का स्वर्णिम इतिहास लिख रहा था, जीएसटी कानून जो कांग्रेस दशकों तक असफल रही पारित करने में, कॉन्सेंसस बना के जब बीजेपी की एनडीए की सरकार ने पारित किया और एक स्पेशल सेशन बुलाया गया, तब भी कांग्रेस ने यही व्यवहार किया और कहा हम बॉयकॉट करेंगे। तो आज देश ये जानना चाहता है कि आप क्या बॉयकॉट करेंगे। देश की जनता ने आज इन विपक्षी पार्टियों को बॉयकॉट कर रखा। ये दिखाती हैं कि संविधान में इनकी आस्था नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में इनकी आस्था नहीं है, संसद में इनकी आस्था नहीं है, प्रधानमंत्री जी में इनकी आस्था नहीं है, आर्मी में इनकी आस्था नहीं है, पुलिस में इनकी आस्था नहीं है। आस्था किसमें है ये तो बताइए। एक और चार्ज लगाया, अनर्गल जैसी बातें विपक्ष आजकल करता है। उन्होंने कहा ये जो 3 कानून हैं, ये एक मनमाने तरीके से पारित हुए हैं। तो जिनकी याददाश्त चली गई है, जो राजनीति के गजनी बन गए हैं, मैं केवल आपके समक्ष उनकी याद को तरोताजा करना चाहता हूं कि ये झूठ की राजनीति कब तक चलेगी। जब लोकसभा में ये 3 कानून पारित हुए तो विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, सबसे बड़ा दल है, अधीर रंजन चौधरी जी ने बहस में हिस्सा लिया। टीएमसी की तरफ से महुआ मोइत्रा और कल्याण बैनर्जी साहब बोले। समाजवादी पार्टी की तरफ से टी हसन जी बोले। डीएमके की तरफ से सुंदरम जी बोले, और बाकी और कई अन्य विपक्ष के नेता भी बोले। इसी तरह से राज्यसभा में पूर्व प्रधानमंत्री जी एचडी देवेगौड़ा जी, डीएमके के टीकेएस इलांगोवन, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव जी, कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा जी और अकाली दल के नरेश गुजराल जी बोले।
लेकिन विचित्र बात यह है, ये तब भी कहते हैं कि ये मनमानी है। इस बात का हमें गर्व है कि जब से एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, संविधान की रक्षा करते हुए, उसकी मर्यादा रखते हुए, जो प्रक्रिया का पालन होना है उसका पालन करते हुए कानून पास होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान होता है, संविधान को एक नई ऊर्जा, नई जान दी जाती है, संविधान तार तार नहीं किया जाता है। तो ये बताइए, एक बात कही जाती है, यूं तो कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। ये जब संसद में चर्चा चल रही थी तो शिवसेना, जो आजकल अलग तरीके की भूमिका निभा रही है, उसने समर्थन कर दिया इन कानूनों का। आज ये विरोध कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो पढ़िए, 7/11, मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन वो कहता है एपीएमसी एक्ट जो है रिपील कर देंगे, खत्म कर देंगे, और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का संशोधन करेंगे। शरद पवार जी एनसीपी से जब कृषि मंत्री थे तो लिखते थे चिट्ठियां कि किसानों का भला इसी में है कि एपीएमसी एक्ट को संशोधित किया जाए। अकाली के बारे में क्या कहना, उनके सर्वोच्च नेता हमारे लिए बड़े सम्मानित हैं प्रकाश सिंह बादल जी ने कहा यह किसानों के हित में कानून है। हरसिमरत कौर बादल जी ने भी यही बात कही। तो अब ऐसी क्या मजबूरी आ गई? और आम आदमी पार्टी ने तो एक कानून लागू किया, नोटिफिकेशन किया, लेकिन फिर भी अब पलट गई है। नहीं पलटे, अपने पद पे अडिग रहे, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर देश के हित में है तो उस रास्ते पे चलेंगे। वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। एक वचन लिया उन्होंने, किसानों का हित करेंगे। रॉबर्ट वाड्रा की तरह किसानों की जमीन नहीं हड़पेंगे। किसानों को 1.5 गुना एमएसपी देना, स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिश, और स्वामीनाथन जी ने तारीफ करी। किसान सम्मान निधि 1,20,000 करोड़ रुपए सीधा किसानों के खातों में पहुंचे। सॉइल कार्ड देना, अगर किसी ने चरितार्थ किया है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसीलिए देश आज पूछता है कि विपक्ष की पार्टियां कहती हैं हम बॉयकॉट करेंगे, ये पलटियां आप क्यों खा रहे हैं? इसकी वजह तो हमें बता दीजिए। और इसके बाद एक बात और आई, जो गणतंत्र दिवस पे कानून को तार-तार किया गया। गणतंत्र दिवस वो पवित्र दिवस है जिस दिन हमें अपना संविधान मिला, लेकिन उसी दिन हमने देखा किस तरह से कुछ बहरूपीय जो अपने आप को किसान बोलते हैं, उन्होंने अराजकता फैलाई, खून बहाया, और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके लिए कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने कहा था, परमवीर चक्र मिला था उन्हें, कि यह तिरंगा हवा की वजह से नहीं उड़ता, यह उड़ता है हमारे वीर जवानों की सांसों की वजह से। इतना बड़ा एक प्रकरण अराजकता का हो गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी, इनके मुंह से यह शब्द नहीं निकला कि मैं निंदा करता हूं, मैं निंदा करता हूं। क्यों? और इसकी वजह बिल्कुल स्पष्ट है। जब देश से ऊपर मोदी जी के लिए नफरत हो जाए
देश का चाहे नुकसान हो जाए लेकिन मेरा राजनीतिक लाभ हो जाए, तो आपके चरित्र में यह ताकत नहीं रहती कि आप गलत को गलत और सही को सही कह सकें, कि आप यह समझ सके कि हां मुझे देश के साथ खड़ा होना है, पहले देश हित है, देश हित सर्वोपरि और उसके बाद कोई और राजनीति। और इन्होंने यह तक कह दिया कि यह पूरा जो आंदोलन और प्रकरण है यह बहुत ही शांतिपूर्वक हुआ। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा एक नागरिक होने के नाते, और जो बात आज हर देशवासी महसूस कर रहा है, जय जवान जय किसान का एक नारा है हमारा, तो पुलिस भी जवान की श्रेणी में आती है, और चाहे जवान हो और चाहे किसान हो, यह अपना लहू तो बहा सकता है, लेकिन यह किसी नागरिक का जो हमारे देश का है उसका लहू नहीं बहा सकता। आप भी ये मानेंगे कि आज पूरा देश दिल से सैल्यूट कर रहा है उन पुलिस कर्मियों को जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका खून तो बह जाए, लेकिन किसी नागरिक की जान पे हम नहीं बनने देंगे, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बिना एक गोली चलाए अराजक तत्वों को हम ठीक करेंगे, जिन्होंने ये सुनिश्चित किया जिसकी बात विपक्ष नहीं करेगा कि जो 300 लोग परेड में फंस गए थे, जिसमें बच्चे भी थे, हमारे और आपके बच्चे थे, उनको कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए, यह भी हमारी वीर पुलिस ने सुनिश्चित किया है। और इसीलिए आज मैं इतना ही कहूंगा, राजनीति जरूर करिए, लेकिन सेना के लिए अपशब्द कह देना, जो कि कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बुला देना, कह देना कि आर्मी ज्यादा सिविलियंस को मारती है, आतंकवादियों को कम, पुलिस कर्मियों को कभी शाबाशी ना देना, यह ओछी हल्की और गंदी राजनीति है, और इससे आप हमारे लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। एक बात और आई, उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस पूरी प्रकरण में जो हिंसा हुई है वो सरकार ने खुद कराई है। तो ये वो सरकार है जिसने संसद में कानून पारित किए हैं संविधान के हिसाब से, चाहे सीए हो, चाहे किसानों का ये 3 कानून हो, चाहे अनुच्छेद 370 का संशोधन हो, और उसके बावजूद जब देश के 15 करोड़ किसान और उनके परिवार सरकार के साथ और श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं कि ये दशकों पुराने बदलाव आप लाए, आप हमारा जीवन बदल रहे हैं, धन्यवाद, तो कुछ बिचौलिए, कुछ उपद्रवी अगर इससे नाराज हुए तो भी ये हमारी सरकार थी जिसने लोकतांत्रिक ढंग से 11 दौर की बातचीत करी, 45 घंटे तक ये बातचीत चली, और यहां तक कह दिया कि 18 महीने से लेके जो और अवधि होगी ये कानून हम रोके रखेंगे, समाधान निकालते हैं। और इस सरकार पे विपक्ष ये आरोप लगाता है कि ये गैर लोकतांत्रिक है। केवल एक आईना दिखाना चाहूंगा, हो सकता है अपना चेहरा देख के विपक्ष खुद डर जाए। मेरे हाथ में सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट का एक पैरा है। रामलीला मैदान में भी एक आंदोलन चल रहा था, रात के अंधेरे में 1-1:30 बजे निहत्थे सोए हुए नागरिकों पे लाठी चलाई थी, और सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लेके जो कहा था मैं आपके सामने रखता हूं, यह होता है गैर लोकतांत्रिक। कैसे आप विपक्ष की आवाज का गला घोटते हैं, यह कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं जानता है। और अब मैं आप पेश कर रहा हूं, कोट कर रहा हूं, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन बाय द पुलिस, a number of men and women were injured,
some seriously. This also finally resulted into the death of one Shrimati Rajbala. और एक और पैराग्राफ पैरा 143, in no case brick battling by the police can be condoned. They are the protectors of the society and therefore cannot take recourse to such illegal methods of controlling the crowd. यह है कांग्रेस के समय में। रात के 1 और 2 बजे अंधेरे में निहत्थे नागरिकों पे, महिलाओं पे लाठी चलाओ, उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, मार डालो। ये आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है। एक बात और इनके जॉइंट स्टेटमेंट में आई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि संघीय ढांचे का हनन हो रहा है। संघीय ढांचे का इससे बेहतर उदाहरण कोई नहीं हो सकता है कि जो जनहित में लागू स्कीम है उसको आप प्रदेश तक पहुंचा रहे हैं। और ऐसा क्यों है कि आयुष्मान योजना दिल्ली में नहीं लागू हो रही थी पहले? ऐसा क्यों है किसान सम्मान निधि पश्चिम बंगाल में नहीं लागू हो रही थी? यह कैसा संघीय ढांचा है? और संघीय ढांचे का पाठ वो कांग्रेस पढ़ा रही है जिसने 100 बार आजाद भारत में चुनी हुई सरकारों को इसलिए बर्खास्त किया क्योंकि वो कांग्रेस की सरकारें नहीं थी। और ये जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है इसमें 16 पार्टियों का नाम है। ईमानदारी, सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। हमने पहले भी देखा है, विपक्ष की पार्टियां सोचती हैं कि हम एक साथ आ जाएंगे तो एक यशस्वी प्रधानमंत्री, ईमानदार प्रधानमंत्री, कर्तव्यपरायण प्रधानमंत्री को झुकना पड़ेगा। लेकिन सब जानते हैं कि 2019 के चुनाव में क्या हुआ था। और इतना ही कहूंगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 लगाते चले जाइए और उनको जोड़ेंगे तो 0 ही निकलेगा। जब तक देश के प्रति जो निष्ठा है उसका एक सामने नहीं लगेगा तो वो बड़ा नंबर नहीं बनेगा। किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, लेकिन विपक्ष को इसी मंच से एक मजबूत संदेश देना चाहते हैं। अगर देश हित में कोई कदम उठाया गया है, चाहे वो अनुच्छेद 370 हो, चाहे सीएए हो, चाहे ट्रिपल तलाक का हो, चाहे किसानों का जो कानून है वो हो, और आप ये सोचते हैं कि दबाव बना के वो वापस हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ये केवल जनता के सामने झुकती है। किसी विपक्ष में, खासकर उसमें जो भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक हो, वंशवाद से पीड़ित हो, इतनी ताकत नहीं है कि दबाव बना के अनुचित कदम जो देश के हित में ना हो हमसे करवा ले। और अंत में इस प्रेस वार्ता का यही कह के करूंगा, परसों से तिरंगे की बात हो रही है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, ना तिरंगा कभी झुका था, ना झुका है और ना झुकेगा। और ऐसी कोई ताकत पूरे विश्व में नहीं है जो हमारे तिरंगे का अपमान कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। That's a very important and yet very sensitive question, and I thank you for asking me that. I would again like to say that every Indian today, forgetting their differences, has to first salute the brave, the patient, and the inspiring Delhi police.
And you would also realize that the call to take any extreme measure is always available to the police. But yet, the real test and character of a police and a government is when you exercise restraint. And yes, you are absolutely right that without even firing a bullet, even if they had to suffer injuries themselves, they ensured that the citizenry of our country does not suffer. But one thing for sure I want to say here, any person who breaks the law of the country or has this feeling that he is above the law or feels that he will be protected by the forces in the opposition should be warned very categorically today that no one will be spared. And as we speak, as I address this press conference, FIRs have been registered and people, the so-called farmer leaders who were rushing to their rat holes when these people protesting were looking towards them to restore peace, they were nowhere to be seen. They will have to face the brunt. Any opposition party that is breaking the law to weaken the fabric of our country, the unity of our country, will also face consequences. And as we speak, I was watching it on a channel that action is being taken, and this is a very strong and stern warning. No matter how high you think you are, you will never be above the law of the country. देखिए, क्योंकि मैं पेशे से एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हूं, मैं इतना ही कहूंगा, जब केंद्र के कानून पारित होते हैं संसद से, तो प्रदेश को यह अधिकार नहीं है कि वो कहे कि लागू नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, यह बात सच है कि ये वही ममता बनर्जी हैं जो अराजकता की मूर्ति हैं, जिन्होंने ये कहा था कि अगर सीएए लागू किया तो गृहयुद्ध हो जाएगा। और मैं इतना ही कहूंगा, हर उस व्यक्ति को जिसने संविधान की शपथ ली है कि हम विरोधी हो सकते हैं लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं, और संविधान की मर्यादा बनी रहे, यह सुनिश्चित करना केवल और केवल केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है, यह सबका दायित्व है। और अपने विरोधों के साथ जब हम संविधान के प्रति अपनी तत्परता और प्रतिबद्धता दिखाएंगे, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। पूरे किसान के आंदोलन को सबूत किया। देखिए, यह सब जांच का विषय है, लेकिन मैं एक बात जरूर कह दूंगा कि ये जो 11 दौर की चर्चा हुई, अगर इसमें कोई बड़े मन से, लचीलेपन से बैठा, तो केवल और केवल सरकार और कृषि मंत्री तोमर जी थे। आप बताइए, अगर सरकार भी ये कह देती पहले आंदोलन वापस लो और उसके बाद बातचीत करेंगे, तो शायद ये वार्ता कहीं ना पहुंचती। और इसी तरह से अगर कोई कहता है कि वो किसानों का प्रतिनिधि है, तो उसकी भी एक जिम्मेदारी है, खुले मन से दूसरे की बात सुने, या तो दिल जीत ले या अपना दिल दूसरे को जीतने के लिए अवसर दे। यह मूल मंत्र होता है किसी भी संवाद का, और कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष इस बात को भूल चुका था। धन्यवाद।